नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिगुल 24। हम हैं अंबिकापुर में और अंबिकापुर की एक ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। मिलवाना बहुत ही जरूरी था। आपको जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन है, कैसी है और उनका काम क्या है। अगर कोई लड़की, अगर कोई महिला, कोई भी औरत, अगर उसके दिल में किसी के लिए माँ की भावना जागती है तभी वो किसी को माँ कहती है। यहाँ पे जो मेरे साथ अभी हैं, वो कितनी बच्चियों की, कितनी महिलाओं की माँ बन चुकी हैं, ये उनको भी याद नहीं है। उन्होंने उन बच्चियों के सर पे ऐसा हाथ अपना रखा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मीरा शुक्ला, जिनसे मैं अभी आपको मिलवा रही हूँ। एमएसएसवीपी की अध्यक्ष है, एमएसवीपी की जो अध्यक्ष है, और आपसे उनको क्यों मिलवाना जरूरी था, इनसे जो बातचीत अभी हमारी होगी उसमें आपको जरूर समझ आ जाएगा। मीरा शुक्ला मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिगुल 24 में। आज लोग यहाँ जो आपको देख रहे हैं वो आज आपको सुनेंगे कि आखिर मैं यहाँ पे आपसे मिलवाने उनको क्यों लेकर आई हूँ। जी मैम। सबसे पहले तो नमस्कार कविता जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप आई और आपने अपनी आंखों से स्वयं देखा कि यहाँ पर कैसी बच्चियां और कैसी महिलाएं रहती हैं। बालिका गृह एमएसएसवीपी संचालित कर रही है, जिसमें 6 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियां रहती हैं जो पीड़ित प्रताड़ित किसी भी कारण से होती हैं। शक्ति सदन, जिसमें 18 साल से लेकर 55 साल तक की महिलाएं रहती हैं, वो भी किसी न किसी कारण से पीड़ित और प्रताड़ित होती हैं। बच्चियां, वो बच्चियां आती हैं जो बच्चियां किसी भी, या उनके माँ ने पिताजी का मर्डर कर दिया तो माँ जेल में है और वो बच्ची कहाँ जाएगी। वैसी बच्चियां अकेली, जो सिंगल पेरेंट्स वाली। कुछ बच्ची ऐसी हैं जो अभी किशोरावस्था में माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं और वो घर से कहीं भाग जाती हैं और फिर वो माँ बनने वाली होती हैं। 13 साल 14 साल की बच्चियां, अब माँ बाप भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं गांव देहात में। वैसी बच्चियां, तो वो प्रेगनेंसी की अवस्था में ही आपके पास पहुंचती है? ज्यादातर बच्चियां, ज्यादातर, वो तो हर स्थिति में पहुंचती हैं। जिन बच्चियों को हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, सिखा रहे हैं, कौशल शिक्षा भी दे रहे हैं, पर जो बच्चियां प्रेग्नेंट रहती हैं 13 साल 14 साल 15 साल की, ऐसी बच्चियां हैं जो आज एक एक बच्चे की माँ बन गई हैं। उनके लिए बहुत हमारे लिए बहुत टिपिकल समय रहता है जब वो प्रसव पीड़ा के दौरान गुजरती है। उनकी स्पेशल देख रेख आपको करनी होती पूरी है। स्पेशल, अगर वो सिकलिंग है तो उनकी डाइट पर ध्यान देना, उनको कोई काम ना कराना, उनका मेंटल स्टेटस सही रखना, उनको शांत रखना, ये सारा चीज करना पड़ता है। माँ बनना प्रकृति ने सिर्फ महिलाओं को ही ये गुण दिया है, ये गिफ्ट ही आप समझिए, लेकिन कभी कभी ये गिफ्ट कुछ कुछ बच्चियों के लिए दुखदाई भी बन जाता है। क्योंकि 13-14 साल की जो उम्र होती है उसमें सोचिए कि जो छोटी बच्ची कैसे अपना ख्याल रख सकती है। अगर किसी के घर में प्रेगनेंसी जैसी बात जब पता चलती है तब लोग उस महिला का, उस माँ का, बहन का अलग से ख्याल रखना चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन वो जब बेसहारा हो जाती है, वो 13-14 साल की उम्र में, तो वो आती हैं मीरा शुक्ला मैम के पास। और सोचिए कि वो 13-14 साल की बच्ची, जिसको अभी पढ़ाई जिसकी नहीं शुरू हो पाई है अच्छे से, जब वो माँ बनने वाली हो तो उसको क्या मालूम होगा इसके बारे में। ना वो प्रसव पीड़ा से कभी उसका समझ सकती है कि प्रसव पीड़ा क्या चीज है, देख रेख क्या चीज है। लेकिन मीरा शुक्ला मैम उनका देख रेख भी करती हैं, उनका प्रसव भी कराती हैं और उनके साथ उनके बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। जी मैम। इसी प्रकार वो जब आती हैं तब वो बच्चियां एक मैडम बोलती हैं, मैडम मैडम। जी जी। पर जब प्रसव पीड़ा के दौरान गुजरती हैं और उस समय उनको सहारे की जरूरत होती है और एक मातृत्व की जरूरत होती है। ऐसी एक बार मेरे साथ हुआ कि एक बच्ची प्रसव पीड़ा में से गुजर रही थी। कितने साल की थी? वो 14 साल की थी। 14 साल की थी और उसको दर्द हो रहा था। नॉर्मल डिलीवरी कराना था क्योंकि बच्ची है, ऑपरेशन कर नहीं सकते थे। उस समय उसने मैं लेबर
रूम में भी चली गई और सब कुछ को दूर करते नियम कायदे कानून। जब मैं उसके पास गई तो उसने मेरे गले में हाथ डाला, तो डॉक्टर्स ने बोला भी कि आप मैडम वहां से हट जाइए, नहीं तो आपके गर्दन की नस टूट जाएगी, वो उसको प्रसव पीड़ा से गुजरने दीजिए और नॉर्मल डिलीवरी होगी। पर मैंने बोला नहीं, ये समय है जब उसको माँ की जरूरत है। आज उसके पास माँ नहीं है और मैंने उसका वहीं पे खड़ी रही। तब उसके मुंह से निकला, माँ मुझे बचा लो। वो पल मेरे लिए बहुत दुखदायी था और मेरे आंख में आंसू आ गए। फिर उस समय से वो बच्ची मुझे माँ कहने लगी। इस प्रकार जब बच्चियों को या महिलाओं को लगता है, उनके दिल को छूता है कि हाँ माँ जैसा रोल अदा करना, क्योंकि वो दुखी होती तो मैं भी दुखी होती, उनकी खुशी में मुझे खुशी। नया वर्ष आया, सब लोग मंदिर गए, पर मैंने अपनी बच्चियों और महिलाओं के साथ नया साल मनाया, उनके लिए समोसे मंगवाए, उनको खिलाया और उनके साथ एंजॉय किया। इसी प्रकार शक्ति सदन में कुछ महिलाएं भी हैं, जो महिलाएं किसी भी कारण से परेशान हैं, घर से पति ने निकाल दिया या पति मारता है, टॉर्चर करता है, या जो महिला है वो मेंटल स्ट्रेस उसको बहुत ज्यादा हो गया, तो महिलाएं यहाँ आती हैं। एक महिला हमारे यहाँ आई थी जो दिल्ली से है, वो बिन ब्याही 2 बच्चों की माँ होगी। वो उसको उसके घर वालों ने भी नहीं रखा कि एक बच्चा तो ठीक था, 2 बच्चे हो गए, तुम्हारी शादी कौन करेगा। पर उस लड़की ने भी सोच लिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, और आज वो 25 साल की है। आज वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही है, पर बाप के नाम की जगह माँ का ही नाम उसका लिखा हुआ है, और खुद भी नौकरी कर रही है और आज वो बहुत खुश है। ऐसी एक महिला और जिससे अभी आपको मैंने मिलवाया, वो मेंटल है थोड़ा सा, पर जब वो आई थी तब वो अपने बाल नोच रही थी, सब कुछ कर रही थी, खाना नहीं खा रही थी, कपड़े नहीं पहन रही थी। आज वो महिला अपने एक बच्चे को जन्म दी। जब वो आई थी तब वो 3 मंथ की गर्भवती थी। हमारे यहाँ आकर उसने बच्चा को जन्म दिया। आज बच्चा 1.5 साल का है और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से केयर करती है, उसको नहलाती धुलाती, खाना खाती खिलाती है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं यहाँ आती हैं। जब आती हैं तब वो कुछ नहीं जानती या कुछ समझ नहीं होती है, उनमें जागरूकता नहीं होती है, पर जब वो यहाँ रह लेती हैं तो सब कुछ जान जाती हैं कि हाँ दुनिया क्या है और दुनिया से मुझे कैसे गुजरना है। पढ़ाई भी हम लोग कराते हैं। कुछ बच्चियां या कुछ महिलाएं जो आज कॉलेज कर ली हैं, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन गई हैं, कुछ कहीं बड़े बड़े पोस्ट में नौकरी कर रही हैं, आज अपने पैरों पे खड़ी है। तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर मीरा शुक्ला को, और मैंने जो आपको कहा कि माँ इनको क्यों कहते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माँ इनको आखिर क्यों कहा जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने इतने सारे जो कार्य किए हैं और कर रही हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन ये कभी भी लाइमलाइट में नहीं आई, हमेशा उनसे दूर रही हैं। इसलिए आज हम आपको इनसे मिलवाने लाए हैं कि जानना जरूरी है कि आखिर वो महिलाएं जिनको जरूरत होती है किसी के सहारे की, माँ के प्यार की, वो किसके पास आती हैं। तो सरगुजा में डॉक्टर मीरा शुक्ला है। और अगर आपने अभी सुना कि केस एक दिल्ली का भी था, तो मैम सिर्फ सरगुजा छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। जी मैम। जी, एक उड़ीसा का केस था जहां पर एक महिला थी और वो उसने दूसरे समुदाय में शादी कर ली थी। और वो बहुत परेशान थी, वो पति उसको परेशान कर रहा था। उसने वहां से मुझे कहीं से मेरा नंबर मिला फेसबुक के माध्यम से, और उसने फोन किया और बोला कि माँ मुझे ना बहुत जरूरत है आपकी, मुझे कुछ पैसे भिजवा दीजिए तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूं। मैंने उसकी मदद की। एक महिला और थी जो मुंबई से आई थी, उसके पास भी किराया नहीं था, हमने उसको किराया दिया और उसको यहाँ बुलाया और उसके पति को बुलवाया, फिर दोनों को समझाया और दोनों का परिवार फिर से बस गया। इस प्रकार वो चाहे किसी भी कोने से कोई महिला अगर आती है आपके पास जो परेशान है आई है, तो मैं पहला अपना कर्तव्य समझती हूँ कि उसका फिर से घर बस जाए, वो अपने घर चली जाए या अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे दे। कई महिलाएं आती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के आ जाती हैं सिर्फ ईगो के कारण कि अब हम नहीं जाएंगे, हमारे पति ने हमको मार दिया। तो उनको समझाती हूँ कि पति ने मार दिया, बच्चे तो आपने ही जन्म दिया, अपने बच्चों के पास रहिए। इस प्रकार से महिलाओं को समझाना। कई परिवार भी ऐसे आते हैं जो टूटे हुए बिखरे हुए परिवार होते, 7-7 साल 15-15 साल एक दूसरे को, पति पत्नी को देखना भी नहीं पसंद करते हैं, अपने बच्चों का बंटवारा कर लेते हैं कि 2 बच्चे हैं तो एक तेरे पास रहेगा और एक मेरे पास रहेगा। वैसे परिवार को भी लाकर कई बार
6-7 राउंड काउंसलिंग करना, समझाना, उनके घर चले जाना, जहाँ पर रहते वहां पे भी चले जाना, और कुल मिला के फिर उस परिवार को फिर से एक छत के नीचे स्थापित करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनका परिवार बस जाता है, बिखरा परिवार फिर से जुड़ जाता है, तो वो ये बोलते हैं मीरा शुक्ला मैडम मिठाई खा लीजिए, आपने हमारा परिवार जोड़ दिया। पर आज तक मैंने कभी भी किसी से एक चॉकलेट भी नहीं लिया, मैं खिलाती हूँ। कई बार ऐसा दौर आता है कि उनके पास किराए के पैसे नहीं होते, मैं किराए का पैसा देती हूँ और वो जाते हैं खुशी खुशी, उनको मिठाई मैं खिलाती हूँ। बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत आगे पढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ाने का भी खर्च मैं खुद व्यक्तिगत उठाती हूँ। एक हमारे नाम नहीं बताऊंगी, एक आज बहुत बड़े पोस्ट में एक महिला है, जब उसने शादी की थी, शादी करने के बाद में उस पति ने 2 महीने बाद छोड़ दिया था, और 2 महीने बाद छोड़ने के बाद में वो अपने जब मायके आ गई, तो मायके में आने के बाद में माँ बाप भी, भाई भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता था। फिर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो दिल्ली चली गई, और दिल्ली जब चली गई तो उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो तैयारी कर पाती। मेरे से संपर्क हुआ, मैं उसको रात को 1 बजे 2 बजे उसको फोन में समझाती थी कि नहीं ऐसा मत करना, कोई कदम मत उठाना, संघर्ष करना, तुम इस साल निकाल लोगी। और आज वो महिला यूपीएससी निकाल चुकी है, बहुत बड़े पद में है और बहुत अच्छे से नौकरी कर रही। पर जब वो मुझसे मिलती है तो बहुत गले मिलती है और ये बताती है कि अगर आज आप नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। तो मैं हर महिला, चाहे वो किसी भी कोने की हो, कभी भी रात बिरात कभी भी यदि मुझे फोन करती है तो मैं भरसक उस प्रयास करती हूँ कि मैं उसकी किस तरह से सहायता करूँ, मैं उसकी सहायता करती हूँ। जब मैं इस सोशल वर्क फील्ड में जब मैंने कदम रखा था आज से 27-28 साल पहले, तब मेरे ही परिवार के लोग मुझे नहीं पूछते थे, क्योंकि अरे आपके यहाँ सब धर्म सब जाति के लोग आते हैं, सब पानी उसी गिलास में पीते हैं जिसमें तुम पीती हो। तो मुझे उस समाज से भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूर कुछ मात्रा में किया गया। पर आज सभी लोग को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और आज सब समाज वाले भी सपोर्ट करते हैं, घर परिवार वाले भी सारे लोग सपोर्ट करते हैं। मतलब एक तरीके से आपने विद्रोह भी देखा है अपने घर वालों का, समाज वालों का। जी, तो उस समय का दौर कैसा था मैम, जब 27 साल पहले कैसे आप इन सब चीजों को फेस कर पाती थी? 27 साल पहले तो पैसे की भी बहुत कमी थी। कि कैसे सोशल वर्क करने के लिए पैसा भी लगता है। जब मैं किसी की मदद करने चलती थी तो मुझे पेट्रोल लगता था गांव तक जाने के लिए। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और ट्यूशन पढ़ा के या टाइप करके, टाइपिंग पास थी तो पेज जनगणना की जो लिस्ट निकलती है उसको टाइपिंग करके उससे पैसा बचा के और गांव-गांव जाना और वहां लोगों की मदद करना। एक बार का वाकया मुझे याद है, अंबिकापुर ब्लॉक का ही सोहगा गांव था, और एक महिला थी, उसके यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, और अचानक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर कि आज ही इसका यूट्रस निकालना पड़ेगा, 3-4 दिन के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा। जब उसको ऑपरेट करे तो उसने मदद मांगी कि मैडम हमारी मदद करिए, तो उसको ब्लड की जरूरत लगी और मैंने उसको ब्लड दिया। आज तक अभी तक पता नहीं कितने बार मैं अपना ब्लड दे चुकी हूँ, क्योंकि मेरा O पॉजिटिव ब्लड है। जब भी किसको जरूरत लगती है तो मैं देती हूँ। अब मेरा ब्लड नहीं लगता है क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि ब्लड निकालो तो बहता रहता है। अच्छा, जी जी। तो मैंने ब्लड दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ऐसा करती थी तो मेरे बच्चे भी संस्कार मुझसे मिले। तो मैं यदि घर पे रहूं या नहीं रहूं, मेरी बच्ची जो आज इस समय दुबई में है, वो जो गांव से महिलाएं आती थी उनको चाय बना के देना, उनको चिप्स तल के दे देना, उनको पानी देना। तो ये कहीं ना उनके में कभी जातिगत भेदभाव नहीं था, बच्चों में भी नहीं था कि जातिगत भेदभाव। और इस तरीके से हम उनकी मदद करते थे, उनके साथ हॉस्पिटल में चले जाना। एक बार मुझे याद है कि एक महिला सीतापुर की थी और उसको डिलीवरी होने वाली थी, शायद बच्चा का एक हाथ बाहर आ गया था, और वो सीतापुर से अंबिकापुर आने में सोचिए कितना लंबा समय। हाँ, वैसे स्थिति में आया, मुझे महिला बाल विकास अधिकारी का फोन आया कि मैडम आप ही इसको समाधान कर सकती हैं, आप हॉस्पिटल जाइए। तो उस महिला के आने से पहले मैं हॉस्पिटल में मौजूद थी, और जैसी उस महिला को, उस समय ये 112 वगैरह ये चलती नहीं थी, तो उसको बेलोरो में लेकर आए
और जब उसको उतारने की बारी आई तो सारे वार्ड बॉय पीछे हटने लगे कि हम नहीं उतारेंगे, हम नहीं उतारेंगे। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बहुत तेज आवाज में बोला कि बेटा तुम भी किसी माँ के ही बेटे हो और आज किसी माँ को उतारने में तुमको इतना कष्ट हो रहा है। मैंने एक साइड से पैर पकड़ा, एक साइड से उसके पेरेंट्स ने पैर पकड़ा और ऐसे करके फिर वो वार्ड बॉय आ गया और हम लोगों ने उतारा। तब तक उस बच्चे का एक हाथ जो बाहर निकला था वो पूरा काला पड़ गया था और ऐसी स्थिति में उसको बच्चे को वापस नॉर्मल डिलीवरी करा के बच्चा आज की स्थिति में स्वस्थ है। अच्छा, अब तो काफी बड़ा भी हो गया अब तो होगा। बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे कहीं से भी यदि कोई महिला की परेशानी होती थी तो मेरे तक यदि खबर आ जाती थी, चाहे वो खबर कैसे भी आए, मैं खड़ी हो जाती थी। पहले भी खड़ी होती थी, आज भी खड़ी होती हूँ और जीवन भर जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी तब तक मैं लोगों के लिए सब काम करूंगी। जी मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये समाज सेवा का जो आपका सफर है वो कब से शुरू हुआ है? समाज सेवा का सफर मेरा 98 से शुरू हुआ है। 93 में 1993 में मैंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था। तब मेरे मन में था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जब मैं मरूं तो मुझे खुद को संतुष्टि हो कि मैंने कुछ तो किया। अच्छा। ये सोच के मैंने संस्था डाली थी और 98 से लेकर आज तक मैं लगातार इसमें कार्यरत हूँ। मैं भोपाल की एक बहुत बड़े दैनिक पेपर की संपादक, सह संपादक भी रह चुकी हूँ और यहाँ आकर भी मैं दैनिक पेपर में थी थोड़े दिन तक। उसके बाद मैं सरकारी जॉब में रही और सरकारी जॉब से मैंने खुद रिजाइन देकर अपना समाज सेवा का क्षेत्र चुना और इसमें काम कर। क्योंकि आपको उसके लिए समय फिर कम पड़ता रहा कम पड़ता था, समय बहुत कम पड़ता था और मैं कर नहीं पाती थी और शुरू से लेके आज तक मैं हमेशा 4 से 5 घंटे ही रात में सोती हूँ, बाकी समय देती। जिनके ऊपर सेवा का रंग लग चुका हो वो कैसे इस काम के लिए समय नहीं निकालती? जैसे इन्होंने बताया कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने फिर से अपना काम निरंतर चालू कर दिया, लोगों की सेवा करने का। जैसा मेरा आंखों देखी, मैं आपको बता रही हूँ कि इतने केसेस जो है मैंने अभी यहाँ पे देखे, सारी आपको मैं बता दूं कि प्रिंट मीडिया के द्वारा लिखे हुए केसेस है वो सारे, जो ये इनको याद भी नहीं होगा, मैम को याद नहीं होगा कि वो कितने केसेस है जो मैंने अभी देखे। इसलिए मैं आज आपको इनसे रूबरू करा रही हूँ। इतने सारे केसेस जो आप या मैं या कोई भी मीडिया वालों के द्वारा बाहर तक नहीं आ पाया है, इतने केसेस ये हैंडल कर चुके हैं, जिसमें से 80% केस मैं आपको ऐसे बता दूं, 80 न करके 60 अगर कहूं, कि सिर्फ वो बच्चियां हैं जो 13-14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो करके भटक रही हैं, दर दर यहाँ इनके पास आई हैं और वो अभी स्वस्थ हैं, उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनके बच्चे भी स्वस्थ हैं और आज वो पढ़ लिख कर काम भी कर रही हैं। इनके पास अभी कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितनी बच्चियां हैं, आप देखते रहिए, हम आपको सारी चीजें अभी बताएंगे। जी, अभी कितनी बच्चियां होंगी आपके पास? जो 6 साल से 18 साल तक की बच्चियां हैं वो आज की डेट में 40 बच्चियां हैं और उन बच्चियों में से 4 बच्चियों के बच्चे हैं। जो 14 साल की बच्ची है या 13 साल की बच्ची, उनके बच्चे भी हैं। यदि वो बच्ची अपने साथ उनके पेरेंट्स बच्चे को, जो बच्चा जन्म दिया उसको नहीं रखना चाहते हैं तो उस बच्ची को हम लोग मातृ छाया में दे देते हैं। अच्छा। ऐसी बच्चियों को। पर अभी जब वो जो रखना चाहती हैं उनके बच्चों की परवरिश करना, उनको पालना, उनको वो स्तनपान भी नहीं करा पाती तो उनके लिए उसकी दूध की व्यवस्था करना, ये सब चीज हम लोग करते हैं। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं 18 साल से 55 साल तक की, वो 27 महिलाएं वर्तमान में आज की स्थिति में हमारे पास में हैं। उनके 27 महिलाओं के में से भी 7-8 महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं। 9 बच्चे हमारे पास में हैं जो आंगनवाड़ी जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और जो लड़कियां 6 साल से 18 साल तक की हैं वो भी सारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, स्कूल से आती हैं, फिर हम लोग उनको पढ़ाते हैं, होमवर्क करवाते हैं। और जो महिलाएं आगे पढ़ना चाहती हैं 18 साल से 55 साल वाली, उनको हम ओपन के द्वारा उनको परीक्षा पास करवाते हैं, स्कूल पढ़ाई करवाते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। कंप्यूटर ट्रेनिंग है, बड़ी अचार की ट्रेनिंग है, अचार बनाने की ट्रेनिंग, ऐसी उनको कई प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो आगे अपने जीवन को चला सके। हाँ मैम, प्रौढ़ शिक्षा का भी यहाँ आपने कराया है? हाँ, मैंने अभी तक 120 महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षर किया है।
अच्छा। और उन 120 महिलाओं में से 90% महिलाएं कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, कोई सहायिका है, कोई किसी पद में है। ऐसे करके बहुत सभी महिलाएं आज अपने पैरों पे खड़ी हो गई। परसों की बात है, मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैं नहीं पहचानी उस महिला को। वो महिला बोली, माँ नमस्ते। मैं बोली नमस्ते, कैसे? बोली आज आपने मुझे जीवन दिया, आप भूल गए कि आपने मुझे पढ़ाया था, 5वीं पास कराया था, 8वीं पास कराया था, रात रात में आप पढ़ाने आती थी। हाँ, रात रात में हम लोग उनको पढ़ाते थे। अच्छा। और फिर आज क्या हो, आज मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो उसको देखकर जो संतुष्टि मिलती है ना, जब कोई महिला आगे बढ़ जाती है और हमारा कहीं ना कहीं सहयोग था, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है। वही बस कमाई है और वही खुशी है जिसके लिए मैं आज ये काम करती हूँ। आप सुन रहे थे कि इनका सिर्फ किसी महिला को सहारा देना ही नहीं, उनको पढ़ाना, अपने पैरों पे खड़े करने तक का सफर वो बच्चियां, वो महिलाएं इनके साथ तय कर रही हैं। किस तरीके से वो आज पढ़ रही हैं, यहाँ पे खुद के पैरों पे खड़ी हो चुकी हैं, अपना काम कर रही हैं, घर चला रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर मीरा शुक्ला जो है, उन्होंने उनका साथ दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको पढ़ने में हेल्प करी, उनकी जीविका सुधारी। जहां उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, वहां उन्होंने अपने साथ रखा। शायद इसलिए आज इनको सभी, इनकी बच्चियां माँ कहकर संबोधित करती हैं। माँ, वो माँ जिन्होंने आज उनकी जिंदगी बना दी। मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे हुई आपकी? आपके महसूस कैसे हुआ आपको कि आपको सिर्फ यही करना है, आपको लोगों को, मतलब बच्चियां जो है, महिलाएं हैं, उनको आगे ही बढ़ाना है, उनका सहारा बनना है, ये कैसे आपको, आपके अंदर आया? बहुत 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 बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। ये बिल्कुल सत्य है कि जब जिस चीज का बीज बोगे, फल या फूल या पौधा वही अंकुरित होगा। मेरे पिताजी से ये मैंने सीखा। अच्छा। और उनसे ही मैं आज यहाँ पर, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जाने माने पत्रकार थे। और वो क्या करते थे, जब कभी रात में जब घर आते थे, ठंड का दिन हो, बरसात हो, तो कई बार ऐसा होता था कि पापा कोट पहन के गए और जब वापस घर आए तो उनका कोट नहीं रहता था शरीर में, और सिर्फ ऐसे कुर्ता पजामा पहन के आते थे। हमने पूछा, पापा आपका कोट कहाँ चला गया? तो पापा बोलते थे, कोई बात नहीं बेटा, अरे उस रास्ते में फुटपाथ पे एक बेचारा ठंड के मारे कांप रहा था तो मैंने अपना कोट उतार के दे दिया। फिर हमने पूछा, पापा आप गले में एक चैन पहने थे, वो कहाँ चली गई? सेकंड बार पूछा। अरे बेटा, वो अपनी बहन की शादी करना चाह रहा था, भिंड मुरैना का लड़का था, और ना उसके पास पंगत खिलाने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने अपनी चैन उतार के दे दी ताकि वो अपना वो कर दे। ठीक, ये इस तरीके के बहुत सारे वाक्य। एक बार हम लोग अपने घर में 6 बहनें थे और सब यंग अवस्था में थे। पापा किसी एक आदमी को पकड़ के ले आए। हम बोले, पापा ये क्या है? मम्मी पूछी, इसको क्यों लेकर आए? अरे इसको घर में मम्मी पापा ने भगा दिया है, इसको नौकरी लगवाना है, कुछ दिन रहेगा। तो माँ को लगता था कैसे ये है कि हर राह चलते को अपने घर में ले आए, खाना खिलाएंगे, रखेंगे, और वो व्यक्ति 3-4 महीने हमारे यहाँ रहा, पिताजी ने उसको नौकरी लगवाया, फिर वो चला गया। ये सब चीज हम लोग बचपन से देखते गए, मैं देखती गई कि मेरे पापा कैसे लोगों की मदद करते हैं, कैसे निस्वार्थ भाव से अपना खुद खाना खाने बैठते थे, यदि कोई आ जाता था तो अपनी थाली उठा के उसको दे देते थे और अपना ऐसे उठ जाते थे। आपके पापा ही आपकी प्रेरणा थे? मेरे पापा ही मेरे प्रेरणा रहे। उनको देखकर जब मैं यहाँ अंबिकापुर आई शादी होने के बाद में 90 में, तो उस दिन से ही मेरे मतलब पापा के ही सारे चीजें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। और कहीं ना कहीं वही बीज आज इतना बड़ा अंकुरित हुआ और आज फल इतना बड़ा पेड़ बन गया कि वही देख के आज मैं भी वही उन्हीं के रास्तों पे चलती हूँ। यदि कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को कोई परेशानी है, तो मुझे लगता है कि जब तक उसकी परेशानी मैं दूर नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं रात में चैन से सो नहीं पाती। कई बार ऐसा होता, कई रातें हो जाती हैं जब मैं आंखें खोल के गुजार देती हूँ। किसी का यदि कोई केस सॉल्व करना है, किसी को रिस्टोर करना है, किसी को उसके घर वापस भेजना है, तो मुझे लगता है कैसे करूँ, क्या करूँ, किससे, किस प्रशासन, कहाँ बात करूँ कि इसको वापस इसके घर भेज दूँ। बस यही सब चलता रहता है। मेरे बच्चे भी मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि मम्मी घर क्या है,
उस चीज को उतना ध्यान नहीं, वो भी ध्यान देती, वो भी मेरा कर्तव्य है, पर उतना ध्यान नहीं देती जितना ध्यान मैं किसी महिला परेशान हुई, कोई बच्ची परेशान है तो उसमें। तो ये प्रेरणा ही मुझे अपने पिताजी के द्वारा मिली। जी मैम, बात हो रही थी अभी तक आपके समाज सेवा की, कैसे आपने शुरुआत की, अभी तक आप कैसे पहुंची। अब बात करते हैं सरगुजा पुलिस के द्वारा आपके पास भेजे गए काउंसलिंग की। वो कैसा रहता है, कैसे आपके पास केसेस आते हैं, ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगी जी। देखिए, जब कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अगर सही ढंग से काम करेगा जी तो लोगों को पता चलता है। जी जी बिना आग के धुआं नहीं उठता, कहावत है। जी जी तो मेरी काउंसलिंग कहीं ना कहीं प्रशासन तक गई होगी, पहुंची होगी। जी तो आज ये है कि चाहे वो कोतवाली थाना हो, चाहे वो कोई भी थाना, सीतापुर थाना हो, कोई भी, वो लोग के पास यदि कोई ऐसा केस आता है जो पति पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए विवश करती है, या पत्नी पति के खिलाफ, और उनको ऐसा लगता है कि ये मामला अपराध दर्ज करने का नहीं, यदि इसकी काउंसलिंग कराई जाए तो शायद मामला सुलझ जाएगा। वैसी काउंसलिंग के लिए वो लोग मुझे मेरे पास भेजते हैं और मैं काउंसलिंग करती हूँ। 2 3 4 बार काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद वो मामला सही हो जाता है। और मैं महिला थाने की भी काउंसलर हूँ। बहुत सारे केस वहाँ पे भी आते हैं जिसको हम लोग सभी लोग बैठ के, टीआई मैडम, मैं, हम लोग बैठ के उसको काउंसलिंग करके उसको। तो अभी तक लगभग, अगर मैं पुलिस से बात करूं तो उनके तरफ से कितने केसेस आए हैं जो आपने सॉल्व करके भेजे, उनके उम्मीद में आप खरी उतरी कि उनका घर बस जाएगा? देखिए, ये तो मैं काउंट करके नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया है। बस मैं करती जाती हूँ, जो मेरे पास आता है उसको मैं करती जाती हूँ। रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास जी 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 पर बहुत सारी। जी आप सुन रहे थे उन शख्सियत को जिनके काम आज तक बाहर नहीं आए हैं, जिनके लिए इन्होंने किया, उनको ही मालूम है कि आखिर ये हस्ती कौन है जिनसे हम आपको मिला रहे थे। इनकी बातचीत से आपको समझ में आया होगा कि आज हमने आपको किन से मिलाया है। ये वो शख्सियत है जो यहाँ ससुराल, ये सरगुजा उनका पड़ता है, ससुराल आने के बाद इन्होंने सरगुजा को अपना लिया, सरगुजा के लोगों को अपनाया। छत्तीसगढ़ के बाहर से भी जितनी महिलाएं इनके पास पहुंची हैं, उनकी इन्होंने मदद करी है। और ये इनका कहना है कि ये आखिरी सांस तक, जब तक ये इस दुनिया में है, तब तक महिलाओं की, बच्चियों की मदद करती रहेंगी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा केस है जो इनके मदद से सुलझ सकता है, किसी का घर बच सकता है या किसी बच्ची की जिंदगी बन सकती है, भविष्य उज्जवल हो सकता है। इंसानियत जाति, धर्म और दायरे से अलग होती है। उसे ना तो जाति, ना धर्म और ना ही जगह, स्थान, किसी भी सीमा में इंसानियत को नहीं बांधा जा सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर मीरा शुक्ला हमारे साथ है, जो जाति, धर्म और स्थान की सीमा से कहीं ज्यादा दूर है। इन्होंने जाति, धर्म और जगह, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, इससे ऊपर उठ चुकी हैं ये, और ऊपर उठकर ये लोगों की मदद करती हैं। इन्होंने बहुत सारे कन्या विवाह भी कराए हैं, उनके बारे में हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपने कन्या विवाह भी कराए हैं मैम? मैंने अभी तक अपनी लाइफ में स्वयं के खर्चे से 22 कन्यादान में ले चुकी हूँ। जिसकी पूरी शादी का खर्चा, मतलब स्टार्टिंग से लड़का ढूंढना, कहीं बाहर लड़का दूसरे जिले में है, उसको जानना, परखना, उसको समझना, फिर लड़की और लड़के को समय देना, 6 महीने साल भर आप एक दूसरे को समझ लो, कल को शादी होने के बाद में फिर ये ना हो कि वो लड़का खराब था, ऐसे करके फिर उनका विवाह कराना। इस तरीके से 22 विवाह मैं करा चुकी हूँ। और दोनों के संबंध बनाना, जैसे बताना कि ये शादी कर लो, वो तो अनगिनत है। पर ये जो कराती हूँ, इसमें एक माँ का रोल अदा करना, खुद कन्यादान लेना, पैर पूजना, उनको विदा करना। फिर जो लड़कियां चली जाती हैं, जैसे कोई इंदौर गई है, कोई उज्जैन गई है, कोई भोपाल गई है, कोई सीतापुर है, कोई झारखंड है, कोई बिहार है, ऐसे बहुत सारे जिलों में जो शादियां हुई, जब वो त्योहार पर साल भर में एक बार वो बच्चियां वापस आती हैं, जैसे मेरे मायके में आते हैं, मायके में आती, बिल्कुल वैसे जब वापस आती हैं तो फिर दामाद और बेटी को कपड़े देना, उन्हें गिफ्ट देना, ये सब भी मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। जी, अभी तो आपने जो बताया वो हिंदू धर्म के अनुसार था, हिंदू रिवाजों के अनुसार था। क्या इसके अलग
अलग भी जो कास्ट है, जो धर्म है, उसमें आपने ऐसा कुछ किया हो? हाँ जी कविता जी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जी मैंने हर धर्म में, हर जाति में शादी की है। जी 2-3 क्रिश्चियन में हुई है, 3 मुस्लिम विवाह भी हुए हैं और ऐसे जो आपने कराई है? हाँ, जो मैंने कराए हैं। जी जी जी, मतलब जाति और धर्म से उठकर इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो जिनको जरूरत थी उनका साथ दिया और आगे आकर के उनका घर बसाया, उनको माँ जैसा प्यार दिया। और जैसा इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था कि शादी कन्यादान करने के बाद तक कि उनका जो रोल है वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बच्चियां घर आती हैं, इनसे मिलती हैं और इनके अब दामाद भी हैं, अनगिनत दामाद हैं, ये गिन नहीं सकती कि कितनी बेटी और कितने दामाद हैं इनके पास। वो इनके घर आते हैं, इनसे मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। हम आगे बात करते हैं इनसे। जी मैम, अच्छा ये अब बताइएगा कि इस फील्ड में जब आप आई तो क्या आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़े थे या आप अकेले ही इस रास्ते पे अभी तक चलती आई? नहीं, देखिए अकेला चना भार नहीं झुकता। जी जी जी। कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, एक हम्म। टीम होती है। इसी तरीके से मेरी भी एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है, जो सारी टीम अपने अपने दायरे में और अपने अपने हिसाब से काम करती। पर हमारी टीम इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर, इतनी अच्छी है कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। अच्छा, और बहुत अच्छा। और जो कन्यादान वाली बात की, उन बच्चियों का कन्यादान मैंने किया है या उन लड़कियों का जो यहाँ पर मेरे साथ वो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल से रह रही थी, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनका विवाह किया था। जी 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 जी। आप सुन रहे थे, इन्होंने बताया कि इनके साथ इनकी टीम भी है जो मदद करती है इनका, लेकिन इसके जो सामने जो फ्रंट आप में देख रहे हैं वो है डॉक्टर मीरा शुक्ला, जिनसे आज हमने आपको मिलाया है। और मैं आपको सबसे खास बात ये बताना चाहती हूँ कि मिनी माता सम्मान 2022 का जो मिनी माता सम्मान है वो डॉक्टर मीरा शुक्ला, जो आप सामने देख रहे हैं हमारे साथ जो है, उनको मिला है। और ये सम्मान महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता है। और ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि महिलाओं के उत्थान के लिए एक महिला ही काम कर रही है और उनको मिनी माता सम्मान मिला है। मिनी माता एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिन्होंने माता शब्द को चरितार्थ किया था, और एक ये है जिनको मिनी माता सम्मान मिला है और उन्होंने वो माँ शब्द को फिर से चरितार्थ किया है, अपने जीवन में उतारा है। और आज इनके इतने बच्चे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो आप, अगर आपको कोई काम न भी रहे तो भी आप आकर मिलिए डॉक्टर मीरा शुक्ला से, इनके जीवन परिचय को जानिए, इनको जानिए, इनके काम को जानिए कि किस तरीके से ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए काम करती हैं। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो सरगुजा संभाग के जो एनजीओ संचालन के लिए युवा उतरे हैं इस क्षेत्र में, वो डॉक्टर मीरा शुक्ला को अपना प्रेरणा मानते हैं। प्रेरणा स्रोत उनकी ये है डॉक्टर मीरा शुक्ला, और वे लोग भी डॉक्टर मीरा शुक्ला बनना चाहते हैं, इनके जैसा काम करना चाहते हैं। और वो एक दिन जरूर ऐसा काम कर पाएंगे, ऐसा मैम का कहना है। और हम सुनेंगे इन्हीं की जुबानी की आखिर उन बच्चों के लिए जो इनके जैसा बनना चाहते हैं, ये उनको क्या संदेश देना चाहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, हर कोई कर सकता है, हर कोई। और इसकी शुरुआत हमेशा अपने घर से की जाती है। साथ में ये मूल मंत्र है, जब आप कुछ काम करते हो तो आपके 2 चेहरे नहीं होना चाहिए। हम समाज सेवा देश, राज्य, समाज में अलग रूप रखें और अपने घर में अलग रूप रखें तो शायद आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। यदि आप समाज सेवा कर रहे हो, उस समुद्र में उतरे हो गोता लगाने के लिए, तो अपने घर में भी वही व्यवहार रखो जो समाज में रखोगे। जो समाज में है वही घर में होना चाहिए। 2 रूप लेके कभी नहीं चल सकते हैं, या 2 नाव में पैर रखेंगे तो हम डूब ही जाएंगे। एक नाव में सहारा लीजिए और एक नाव में बैठकर आप अपना सफर तय करिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर मीरा शुक्ला को, और एक साधारण सी बात में इन्होंने कितनी गहरी बात कर दी है कि
आपके दो चेहरे नहीं होने चाहिए। अगर आप बाहर लोगों से जैसा व्यवहार करते हैं वैसे अपने घर में अपने अंदर भी वैसा व्यवहार रखिए। और दूसरी सबसे गहरी बात है कि आप समुद्र में उतर चुके हो। इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे तो मैं आपको बता दूं इन्होंने ऐसा क्यों कहा। समुद्र में उतर चुके हो का मतलब यह है कि समाज सेवा कोई एक लोटे पानी जैसा खेल नहीं है। समुद्र जैसा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको और तब आपको इस क्षेत्र में उतरना होगा। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप समुद्र में अगर उतरे हो तो उस हिसाब से रहो। आप सुन रहे थे डॉक्टर मीरा शुक्ला को और हम आपको नेक्स्ट कड़ी में आपको दिखाएंगे कि मीरा शुक्ला आखिर किस तरीके के केसेस हैंडल करती हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।